हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हम एमपीपीएससी का सारा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। प्रीलिम्स मेन सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो एमपीपीएससी 2022 और 2023 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए होगा। तो रिवीजन नोट्स की तरफ से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 10, ठीक है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आती है। यूनिट 10 उसमें आयोग के बारे में बताया गया, ठीक है। आयोग के बारे में हमने पूरे के पूरे सिलेबस को 17 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि इस पर सरकार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। इसका मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, भारतीय मतदाता दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि संविधान में है, तो संविधान में कहां पर होगा, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक ये संविधान में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस पर हमने जिम्मेदारी क्या डाली है, मतलब इसको क्या कराना होता है, तो लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की इस पर जिम्मेदारी हमने डाली हुई है। अगर हम बात करें आयोग के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय पर जो इनके पहले निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सुकुमार सेन हुआ करते थे, ठीक है। बट आज के अगर टाइम में देखें हम, वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होता है, निर्वाचन आयुक्त अलग होता है। तो मुख्य है जो, वो पहले हुआ करते थे हमारे सुकुमार सेन, फर्स्ट थे ये, और आज के टाइम पर हमारे राजीव कुमार हैं। वर्तमान में अगर हम निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त तो हो गए आपके राजीव कुमार, बट निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, और निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे। आई अगेन रिपीट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। अगर हम बात करें कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रामा देवी थी, 1990 में बनी थी, और पहला इलेक्शन हमने कब किया था, तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था, ठीक है। हम आजाद हुए थे 1947 में, बट इलेक्शन हुआ 1951 में। तो ये 3-4 साल क्या हुआ था, 3-4 साल जो हमारी अंतरिम सरकार बनाई थी ना, जब हम गुलाम थे, उसी ने शासन किया था। उसके बाद बात करते हैं आयोग से संबंधित, चूंकि संविधान में दिया हुआ है, तो 324 से 329 तक क्या क्या बातें लिखी हैं इसके बारे में, तो देखते हैं। देखिए, 324 में सबसे पहले तो इसकी स्थापना करना पड़ेगी ना भाई। शुरू में क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो ये स्थापना की हमने, और बोला कि ये संवैधानिक निकाय है। अब हमने ये बोला कि भैया 324 में हमने स्थापना कर दी, तो 325 में हम एक वोटर लिस्ट बनाते हैं। आपको पता होगा, हम जो वोटर लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें हमने एक रूल लगा रखा है, 325 में लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट में कोई भी अगर अपना नाम जोड़ेगा ना, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप हिंदू है तो आपका नाम जुड़ेगा, मुस्लिम है तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा, या जैन है तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। या आप किसी जाति के विशेष पे, या ऐसा है कि महिला है तो नाम नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सबका नाम मतदाता सूची में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 326 में, तो हमने 326 में देखा वयस्क मताधिकार, मतलब 18 प्लस जो भी होगा वो वोट देने जाएगा, ठीक है। अब इस पर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। उस टाइम हमारी जो एज हुआ करती थी वो 21 हुआ करती थी, बट फिर हमने संविधान संशोधन करके 18 कर दिया, और उसके पहले हमारी 25 हुआ करती थी, बट 1974-75 में हमने उसको घटा दिया था। आगे देखते हैं, आगे सब कुछ मिलेगा आपको नोट्स में। आर्टिकल 327 के बारे में बात करें तो संसद की निर्वाचन के संबंध में, मतलब जो संसद है ना, मतलब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसके लिए जो कानून वानून बनाने की पावर पता आयोग को दी गई है। संसद की निर्वाचन के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है वो हमने इनको दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या उसकी भी पावर इनके पास है, बिल्कुल है। तो 327 और 328 में हमने इनको पावर दिए हुए हैं, ठीक है। किसके लिए, 327 में ये पावर दिए हुए हैं इनको कानून बनाने के लिए, संसद के लिए मतलब लोकसभा के चुनाव के लिए, और विधानसभा के चुनाव के लिए 328 में ये कानून बनाएंगे। 329 में अगर हम बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामले जो होते हैं उसमें अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं बहुत सारे लोग, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग के पास पता क्या अधिकार है, वो एक बार काउंसिल का गठन कर सकता है, मतलब एक बार का उपयोग कर सकता है, उसके लिए एक कमेटी बना सकता है, ठीक है, वो है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, डिड यू नो करके नोट्स में आपको मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार का मानदंड निर्धारित कर सकता है, इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई सरकार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि
कि भैया ये 6 उपभाग भी हैं, तो क्या हम इन 6 उपभागों को पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 6 उपभाग। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये स्थापना से रिलेटेड है, 324 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 324 में टोटल हमने स्थापना के बारे में बात की कि स्वतंत्र होगा, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हमने की। अब हम बात करते हैं इसमें जो 6 पार्ट है उनमें क्या क्या है। तो स्थापना जब होती है तो 324 1 में हमने क्या कहा कि क्यों करना है इसकी स्थापना, क्यों? तो भैया 1 में बताया कि भैया लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, मतलब संसद का निर्वाचन निर्वाचन कराने के लिए, विधानसभाओं का निर्वाचन कराने के लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए, और विधान परिषद का निर्वाचन कराने के लिए ये हमने सब प्रपंच रचा है 324 1 में। ठीक है, ओके। 324 2 में अगर हम बात करें तो इसमें संरचना हमने, भाई स्थापना तो हो गई, स्थापना में संरचना भी तो होगी ना, कि कौन हेड होगा, फिर उसके सब हेड कौन होंगे, कर्मचारी कहां से आएंगे, वो सारी चीजें। तो इसमें संरचना में हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा आयुक्त भी होंगे, एक तो मुख्य हो गया, चीफ हो गया, और बाकी ये कमिश्नर्स हो गए, आयुक्त हो गए। अब वो आयुक्त कैसे, कितने होंगे, तो उसके लिए हमने एक लाइन लगा रखी थी कि कितने होंगे वो हमें नहीं पता, वो तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति बोलेगा जब 1 होगा तो 1 होगा, राष्ट्रपति बोलेगा 5 होंगे तो 5 होंगे, राष्ट्रपति बोलेगा 3 होंगे तो 3 होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग चीजें हैं। बट जब सबसे पहले हमारा बना हुआ था ना, उस टाइम पर सिर्फ एक ही हुआ करता था। फिर 1989 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने बोला, अरे यार एक से काम नहीं चल रहा है, तो अपन कितने रख दें, 3 रख दें। फिर 1 साल बाद फिर, अब राष्ट्रपति तो यार राष्ट्रपति होता है, उसमें तो नहीं होता है, मतलब समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, तो 1989 में बोल रहा बंदा कि भैया 3 होना चाहिए। फिर 1990 में बोलता है नहीं 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 यार, 1 ही कर दो यार, 3 में ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो फिर से उन्होंने 1 कर दिया। फिर 1 अक्टूबर 1993, मतलब ठीक 3 साल के बाद अगेन उन्होंने बोला कि नहीं, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तब 1 था, 16 अक्टूबर 1989 को फिर 3 हो गए, 1990 में फिर 1 हो गया, और 1993 के बाद से आज तक 3 ही है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन संविधान में कहीं पर भी नहीं है, और ना ही अधिनियम में कहीं पर है कि कौन बन सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, और आयुक्तों की नियुक्ति भी इसी में की जाएगी। ठीक है, तो ये 324 का दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें ये बोला गया है सिर्फ एक लाइन के, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो आयोग का अध्यक्ष होगा। यार जब मुख्य लगा ही दिया उसके नाम के आगे, तो अध्यक्ष तो हो गई, फिर भी ठीक है, लिख दिया संविधान में, तो पढ़ लेते हैं कि 324 3 में क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। 324 4 के बारे में अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जो हम प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रादेशिक आयुक्त मतलब पता क्या होता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स में, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये पढ़ लो आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ो कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयुक्त तो जो भारत सरकार का है वही करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, और ये कब करेगा, 324 4 में। ठीक है, गॉट इट, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 324 5 में, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो अन्य आयुक्त हैं, इनकी सेवा शर्तें की पदावधि। अब भाई हमने बना तो लिया, लेकिन इनकी ये कैसे काम करेंगे, क्या होगा, 5 साल के लिए रहेंगे, 10 साल के रहेंगे, तो हमने बोला यार अपने को समझ नहीं आ रहा। जब राष्ट्रपति ये डिसाइड कर सकता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंडर में कितने आयुक्त होंगे, तो ये भी राष्ट्रपति को ही सौंप दो कि राष्ट्रपति बताएगा कि भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें क्या होंगी, कैसे काम करेगा और कितने दिन तक काम करेगा, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है वो राष्ट्रपति बताएगा। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन आयुक्त अधिनियम बनाया गया हमने उस 1991, कब बनाया हमने निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 1991। उसमें हमने देखा कि तीनों के वेतन भत्ते और बाकी जितने भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होंगे। तीनों मतलब जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसके अंडर में जो रहते हैं, उन तीनों का सेम होगा। ठीक है, वेतन भत्ते किसके बराबर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके बराबर। ये कहां लिखा हुआ है, ये धारा 3 में लिखा हुआ। आपसे कभी कभी धाराएं भी पूछी जाती है, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसमें ना गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है, पूरे नोट्स में आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। अब इनका सैलरी कितनी होती है, तो भैया 2.5 लाख पर मंथ होती है। उसके बाद इसमें देखिए छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, अलाभकारी परिवर्तन। ये आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब पता है क्या होता है, मतलब कभी भी इनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। अलाभकारी मतलब लाभ देना, मतलब पैसे देना, और अलाभ मतलब पैसे कट करना, तो कट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और इनकी पदावधि राष्ट्रपति ने अभी तक जो डिसाइड की है, धारा 4 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 6 साल और 65 वर्ष की होगी। ध्यान रखिएगा, 6 ईयर और 65।
ठीक है, मैक्सिमम एज जो भी पहले हो जाएगी। सपोज अगर मान लीजिए कोई बंदा बनता है 63 साल की उम्र में, ठीक है, तो क्या वो 6 साल के लिए बैठा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 65 साल का हो जाएगा वो 2 साल में, तो बस वो 2 ही साल के लिए रहेगा। और अगर कोई बंदा मान लीजिए बन जाता है कि 58 साल में, तो वो सिर्फ 6 साल के लिए रहेगा, मतलब 64 की एज में रिटायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 65 तक रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से 6 साल या 65 में जो भी पहले होगा वो मान लिया जाएगा। अच्छा, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये सब 324(5) में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट को देंगे। हटाने की प्रक्रिया पता कैसी होती है? बड़ी कठिन होती है हटाने की प्रक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे हटाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उन्हीं की सिफारिश पर हटाएंगे, बिल्कुल न्यायाधीश के समान। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसी की सिफारिश पर हम इनको हटा सकते हैं, बाकी हमारा और कोई तरीका नहीं है इनको हटाने का। 324(6) में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल का निर्वाचन आयोग है उसको ही कर्मचारी। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने आयुक्त बना लिया, हमने मुख्य आयुक्त बना लिया, अब कर्मचारी कहां से लाएं? तो कर्मचारी कहां से आते हैं? तो कर्मचारी कहां से आते हैं? वो राष्ट्रपति और राज्यपाल डिसाइड करते हैं। अगर स्टेट का कमीशन है, मतलब आपके राज्य में है, तो वहां पे अधिकारी कौन देगा? तो वो राज्यपाल उपलब्ध कराएगा। और जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है उसमें कर्मचारी कौन देगा? तो राष्ट्रपति उसमें कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आई होगी। टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि अरे यार सर, ये तो 324(5) में आपने हटाने की प्रक्रिया तो मात्र एक पॉइंट में निपटा दी। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं किया गया है, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, हटाने की प्रक्रिया हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डिटेल में पूछी जाती है आपसे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कि इनको हटाते कैसे हैं, मैंने आपको बताया 324(5) में लिखा हुआ है कि इनको हटाने की प्रक्रिया लगभग या बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं या हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने के लिए, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या फिर हमारा जो कैग होता है उसको हटाने के लिए, कि अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो या तो इन पे आरोप सिद्ध हो जाए, ठीक है, या फिर ये अपना काम करने में अक्षम हो तो हटा सकते हैं। बट कैसे? संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव से, मतलब संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अब संसद में प्रस्ताव कैसे पारित होगा? कि मतलब अगर 50% या उससे ज्यादा लोग या 2/3 बहुमत से पास होता है इनके हटाने का। जैसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाए, तो उसमें कम से कम 2/3 वोट्स उनको मिलनी चाहिए टोटल की, ठीक है, समझ आ गई बात। या 50% तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तभी उसको हटाया जा सकेगा, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा रहे हैं हम। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाओगे आप? जो उसके नीचे होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक बार बोलेगा कि यार हटा दो यार, ये काम के नहीं है, तो उनको हम एक ही बार में हटा देंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया, तब आप बोलेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जैसी होती है, और आपको संसद में 50% या 2/3 बहुमत लाना होगा, तभी हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे ओनली निर्वाचन आयुक्त, यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं पूछा, उसने ओनली निर्वाचन आयुक्त पूछा है, तो आप क्या बोलोगे? कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अगर वो बोल देगा कि निर्वाचन आयुक्तों को हटा दो, तो हटा देंगे हम, ठीक है, उसकी सिफारिश पर। अच्छा, उपरोक्त पदों में से किसी को भी हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, आपको अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, तो आप बोलेंगे नहीं है। देखो, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, जिसको हम महाभियोग बोलते हैं ना, जो जजेस को हटाने के लिए होती है, बिल्कुल सॉरी राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। बट फिर भी हम यहाँ पर महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल हमने केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया गया है, केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए। प्रोसेस सेम है, बट फिर भी हम महाभियोग नहीं बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना, छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक है, या शक्तिमान टाइप। तो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों को जो वोट है चाहिए होता है, तभी प्रस्ताव पारित होगा उसको हटाने का। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए भी की जाती है, बट इसको महाभियोग नहीं बोलेंगे, और राष्ट्रपति के टाइम पर हम उसको महाभियोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है
कि सभी, ये नोट है, ये 324(5) में नहीं है, अलग से नोट किया गया है, ठीक है, कि सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते जो होते हैं समान होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और निर्वाचन आयुक्तों को 2-2 लाख मिल रहे हैं, ना मुन्ना ना, तीनों के वेतन भत्ते समान है, पद ऊपर नीचे है लेकिन वेतन भत्तों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, यहां तक आपको आई थिंक समझ आया होगा। अब आप बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो भैया पहले मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा के चुनाव कराएगा, विधानसभा के चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब चुनाव कराएगा, उसकी डेट डिक्लेयर करेगा, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता देगा, निर्वाचन के समय दल और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाएगा, ठीक है, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार, रेडियो टीवी इन सब पे बहुत गहरी नजर रखेगा, ठीक है। उसके बाद संसद सदस्यों की कैसे, देखो संसद सदस्यों की में क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसे हम उनको अयोग्य साबित कर सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति को सलाह देना भी इसी का काम है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों को हटाने के लिए या उनकी योग्यता अयोग्यता डिसाइड करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। उसके बाद रैगिंग हो रही है, मतलब किसी को परेशान किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, किसी भी टाइप का मतदान केंद्र लूटना, हिंसा या कुछ भी हो रही, तो वहां का निर्वाचन, वहां का इलेक्शन अगर इसको रद्द करना पड़े तो रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देना है, किसी भी मैटर पे देना है निर्वाचन से रिलेटेड, वो बिल्कुल दे सकता है। और राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाला जो राज्य है वहां पर वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जाएं, इसकी सूचना देना। क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पे सरकार जब मिट जाती है ना, राष्ट्रपति शासन लगे या कुछ भी हो, किसी भी तरीके से सरकार गिर गई मान लो, भले ही राष्ट्रपति शासन लगा हो या ना लगा हो, तब भी 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होने जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी बोला गया है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, ये हमारे यहाँ बोला गया, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम, तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार हमने 2011 में मनाया था और 2021 में इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन का जिक्र बहुत बार आता है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो 1988 में हमने क्या किया था, इसमें चेंजेस किए थे। पहले हमारी 21 साल हुआ करती थी, उसको हमने 18 कर दिया था और ये आर्टिकल 326 में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है पहले। वर्तमान में अगर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसको देख लीजिएगा। इसमें कम बढ़ हो सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इलेक्शन हार रहे हैं, बीजेपी मैक्सिमम जीत रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी मुश्किल है, तो हो सकता है जब तक आपका एग्जाम आए तब तक एक आध कम हो जाए इसमें से, ठीक है। बाकी अभी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसको आप बोलते हैं, तृणमूल पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सब इसमें आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में कि यदि किसी भी मान्यता प्राप्त दल का, मतलब जैसे आपको ये महाराष्ट्र का केस है, इसी वजह से मैंने ये पॉइंट डाला हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब चीजें हुई हैं कि शिवसेना 2 धड़े हो गए, तो एक वो उनका हो गया, एक उनका हो गया, दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इस केस में क्या होता है फिर, तो अगर किसी मान्यता प्राप्त दल का, जैसे शिवसेना एक थी लेकिन उसके 2 धड़ हो गए, 2 अलग अलग पार्ट में हो गई, एक हो गया वो शिंदे वाला गुट, एक हो गया ये ठाकरे वाला गुट, ठीक है। तो दोनों गुटों में चुनाव चिन्ह को लेकर वो बोलते हैं असली शिवसेना हम है, वो बोलते हैं असली शिवसेना हम है। तो अब ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कौन मानेगा असली कौन है। तो इस टाइप का जो विवाद होता है ना, इसका निर्वाचन आयोग तो इसको क्या कर सकता है, निर्वाचन आयोग इसका निपटारा कर सकता है। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो फिर आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से भी निर्वाचन आयोग बात कर लेगा, ठीक है, ऐसा है। और मैंने आपको बताया निर्वाचन आयोग कोर्ट से बात करने के लिए क्या करता है, बार का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है। मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले से लागू शराबबंदी कानून का अगर आप किसी भी टाइप से उल्लंघन करते हुए पाए गए तो 6 महीने की कैद हो जाएगी, 2000 पर जुर्माना हो जाएगा या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा भारतीय निर्वाचन आयोग। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन में जरूर कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 25 जनवरी 1950 को हमने भारतीय निर्वाचन आयोग बनाया था, भाग 15 में है, 324 से 329 तक है। इस पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव इसको कराना होता है। पहले हमारे सुकुमार सेन थे, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे राजीव कुमार है, और निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो अरुण चंद्र पांडे हैं। पहली महिला हमारी 1990 में बनी थी, वीएस रामा देवी बनी थी, और पहले चुनाव हुए थे 1951 से 52 के बीच में। 324 में हमने स्थापना के बारे में बात की है। 325 में हमने बोला है कि धर्म, मूल, वंश, जातीय लिंग के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर
पाएंगे। उसके बाद 326 में हमने वयस्क मताधिकार के बारे में बोला है, 327 में हमने बोला है कि संसद के लिए कानून बना सकता है ये। उसके बाद विधानसभा के लिए कानून बनाने के लिए 328 में आया है। उसके बाद इसको बोला गया है कि अदालतों का अगर हस्तक्षेप होता है तो ये बार का उपयोग करेगा, 329 में हमने बोला गया। उसके बाद हमने 6 विभागों की बात की। 324(1) में हमने बताया कि भैया क्यों बनाया हमने, तो ये संसद के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विधान परिषद इनके चुनाव के लिए बनाया गया। इसकी संरचना में मैंने आपको बताया कि पहले एक सदस्य हुआ करता था और कितने सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। 16 अक्टूबर 1989 को उन्होंने बोला 3 सदस्य होना चाहिए, फिर 1990 में बोला फिर 1 सदस्य होना चाहिए, फिर 1993 में बोला फिर 3 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक 3 ही चल रहे हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग की जो योग्यता है और अयोग्यता, ये सब कहीं लिखी नहीं गई है, ना तो अधिनियम में लिखा है ना संविधान में लिखा है। ठीक है, सब कुछ राष्ट्रपति डिसाइड करता है। आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी वो राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग का अध्यक्ष होगा, ये 324(3) में लिखा हुआ है। 324(4) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा ही निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु प्रादेशिक जो आयुक्त होती है उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद 324(5) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी आयुक्तों की सेवा शर्तें जो हैं वो सब राष्ट्रपति डिसाइड करता है। निर्वाचन आयुक्त के जो अधिनियम है 1991 के तहत, तो उसमें जो भी सैलरी वैलरी जो मिलती है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हटाने की जो प्रक्रिया, त्याग पत्र कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त न्यायाधीश के उन्हीं के जैसी होती है ना, मैंने आपको बताया, लेकिन इसको विस्तार में हमने नीचे पढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति और राज्यपाल ही निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया मैंने क्या बोला आपको, 50% या 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए संसद से, तभी उसको हटा सकते हो आप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल देगा कि भैया ये निर्वाचन आयुक्त काम के नहीं, इनको हटा दो, तो हटा देंगे। ठीक है, अब ये सेम प्रोसेस है राष्ट्रपति जैसी, लेकिन फिर भी इसके लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता और तीनों की सैलरी सेम होती है, मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी और निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी। ठीक है, और काम तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिए हैं कि दलों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जिसमें 21 से 18 साल कर दी गई थी हमारी आयु। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 25 जनवरी 1950 को 2011 में हमने सबसे पहले मनाया था आपका, जिसकी थीम थी 2021 में सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और वर्तमान में जो 8 ये राष्ट्रीय दल है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे नोट्स हैं, जो जिससे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं। 899 में आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप प्री और मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 599 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।